नमस्कार जनता, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जब भी कोई गलती होता है तो इल्जाम किसी और पे डाल दो, खुद की गलती छुपाओ, दूसरे के ऊपर ब्लेम डालो। ये तो बेसिक ह्यूमन माइंडसेट है। लेकिन यही मानसिकता जब एक लीडर के ऊपर आ जाता है तो ये पूरे देश के लिए खतरा होता है। क्योंकि आप गलती कर सकते हो, बट किसी प्रजातंत्र में वहां का राजा या रानी कोई गलती करे तो पूरे देश को उसका नुकसान देखना पड़ता है। देखिए ना, बांग्लादेश में क्या हुआ। लोग प्रोबेबली सोच रहे थे कि कोई बदलाव आएगा, कोई डेमोक्रेसी आएगा, और लाया गया एक नोबेल प्राइज विनर को, जो कि थे मोहम्मद यूनुस। और अब वो कर क्या रहे हैं आप देखिए। और अब वो ब्लेम दे देंगे कि इंडिया ये करवा रहा है, वो ये करवा रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड आज के पॉलिटिकल लीडर्स में देखने को मिल रहा है। खासकर इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जब कुछ भी होता है तो एक सबसे सॉफ्ट टारगेट बन जाता है, वो है भारत। कि भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, भारत ने शेख हसीना को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोगों को ये बगावत करना पड़ा। और अब ये भाई साहब केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुआ है नेपाल में, और जो नेपाल में कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले कई समय से, और लोग इस पर्टिकुलर सरकार को हटाना चाहते हैं और मोनार्की लाना चाहते हैं जो पहले था। और इसी के बीच में एक बहुत बड़ा शॉकर केपी शर्मा ओली ने सबके सामने रख दिया और कहा कि नहीं नहीं, ये जो मोनार्की का प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो लोग बदलाव चाहते हैं, ये लोग नहीं चाह रहे हैं, ये तो भारत उनसे करवा रहा है। तो केपी शर्मा ओली ने अगेन एज यूजुअल ब्लेम भारत को दिया है। खुद आज नेपाल बहुत सारे क्राइसिस से चल रहा है, खुद आज नेपाल चाइना का एग्रेशन झेल रहा है। इन सभी चीजों के ऊपर केपी शर्मा चुप्पी साधे हुए हैं। कई समय से इनका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है। पहली बार मुंह खोले हैं तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे चीज में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है सब भारत का रोल है। तो देखिए न्यूज क्या है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय केपी शर्मा ओली, उन्होंने कहा है कि भारत का रोल है इस समय जो नेपाल में प्रो मोनार्की मूवमेंट चल रहा है। और इसी के बारे में केपी शर्मा ओली ने कहा है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिया है और जो इंडिया जिस तरीके से ये पूरा प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट को करवा रहा है, इसको आई विल बी एक्सपोजिंग बिफोर द पार्लियामेंट। तो ये देखिए, एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज वर्ड भी लगता है आजकल पॉलिटिकल लीडर्स को काफी पसंद आने लगा है। याद होगा आपको, पिछले कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा था कि इंडिया को उन्होंने एक्सपोज किया था। सो एक्सपोज करना शायद आजकल लीडर्स को बहुत ज्यादा आता है। तो ये, लेकिन जो नेपाल का इंडिया के प्रति टारगेट करना, खासकर ये व्यक्ति जो केपी शर्मा ओली हैं, किसी भी मौके से चूकते नहीं है। बात यहां तक हो चुकी थी कि जब कोरोना वायरस आया था तो नेपाल ने भारत को ब्लेम कर दिया कि भारत से वायरस आया है, और जो भारत का ये वायरस है ये और ज्यादा लीथल है एज कंपेयर टू चाइनीज एंड इटालियन वायरस। तो आप देखिए कितना गलत चीज नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने भारत जैसे पड़ोसी देश के बारे में कहा था। अब ये जो प्रो मोनार्की मूवमेंट इस समय चल रहा है, ये बेसिकली तब शुरू हुआ जब नेपाल के पुराने राजा द मोनार्क किंग ज्ञानेंद्र शाह ये नेपाल के कैपिटल काठमांडू में पहुंचे। और पहुंचे तो दोस्तों क्या ही वेलकम हुआ। कई सैकड़ों प्रोटेस्टर्स लाइन लगा दिए और लोगों ने कहा कि हमें अब आप वापस चाहिए। तो ये किंग ज्ञानेंद्र शाह जो हैं, इनके आने से पूरी पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल में बगावत मच गई है। खासकर केपी शर्मा ओली को एक बहुत बड़ा चैलेंज लगा है। अब ये जो लोग हैं ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि इस समय जो डेमोक्रेसी के नाम पर ये पॉलिटिकल पार्टीज लूट मचाए हुए हैं, इसको खत्म करना, और मोनार्की जो पहले हुआ करता था, इसको वापस से रिस्टोर करना। और इस समय जो मार्क्सिज्म के अंदर रिलीजन को सबसाइड किया जा रहा है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस, वापस से हिंदुइज्म को स्टेट रिलीजन बनाने की मांग हो रही है। तो ये दो मेजर डिमांड है कि डेमोक्रेसी को भैया खत्म करो, ये रिपब्लिक को, मोनार्की को वापस लाओ, और सेक्युलर रिपब्लिक, सेक्युलरिज्म से हटकर हिंदुइज्म को एक स्टेट रिलीजन बनाया जाए। और इसके लिए जो सैकड़ों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने देखिए क्या कहा, वेकेट द रॉयल पैलेस फॉर द किंग, कम बैक किंग, सेव द कंट्री, लॉन्ग लिव आवर बिलवड किंग, वी वांट मोनार्की। तो इस समय नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं मोनार्की को लाने के लिए। और यही पुराने और सबसे लास्ट मोनार्क हुआ थे
किंग ज्ञानेंद्र, जो 2002 में इनको राजा बनाया गया था नेपाल का। 2005 तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे, मतलब संविधान के द्वारा चुने गए हेड, लेकिन इनके पास कोई रियल पावर नहीं था। लेकिन एवेंचुअली ये क्या किए, बिकॉज नेपाल के पॉलिटिक्स में मार्क्सिस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, और माओइस्ट रेबल्स काफी ज्यादा नेपाल में एक्टिव होने लगे। इसकी वजह से किंग ज्ञानेंद्र ने अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट को छोड़कर एब्सोल्यूट हेड ऑफ स्टेट की तरफ वो बढ़े, और कॉन्स्टेंटली अपने जितने भी पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, आर्म फोर्स है, पुलिस है, उन सब के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाए। और उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि जिस तरीके से मार्क्सिज्म, माओइज्म बढ़ रहा है, इसको खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाया, उन सारे पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट्स को अरेस्ट किया, कम्युनिकेशंस को शट डाउन किया, आर्मी के थ्रू कंट्री को रूल करने का प्रयास किया। तो एक तरीके से कॉन्स्टेंटली जो लोग थे वहां के उस समय उस किंग ज्ञानेंद्र से परेशान हुए, बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे कि इस हद तक डिक्टेटरशिप जैसा माहौल आए। और एवेंचुअली लोगों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और 2008 में मोनार्की को खत्म किया गया। किंग ज्ञानेंद्र जो आखिरी राजा बने, उनको स्टेप डाउन करना पड़ा। वो हालांकि नेपाल नहीं छोड़े, वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीने लगे। और 240 साल पुराना हिंदू मोनार्की, बिकॉज अगर आपको मोनार्की बनना है तो आपको हिंदू धर्म का होना पड़ेगा, तो 240 साल पुराना हिंदू मोनार्की को नेपाल के पॉलिटिक्स से खत्म कर दिया गया और एक सेक्युलर रिपब्लिक में आपको इसको कन्वर्ट किया गया। अब लेकिन जिस तरीके से 2008 से लेकर नेपाल 2024 तक चला है डेमोक्रेसी के नाम पर, सेक्युलर रिपब्लिक के नाम पर, आज लोगों को लग रहा है कि ये तो और हम नरक में गए हैं और नेपाल की हालत खराब हुई है। जैसे आज बांग्लादेश को लग रहा होगा कि शेख हसीना के जाने से, मोहम्मद यूनुस के आने की वजह से हेवेंस विल फॉल इनटू बांग्लादेश, आज उनको समझ में आ रहा हो कितना बड़ा गलत डिसीजन उन्हें लिया। तो सेम आज नेपाल के लोगों को लग रहा है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, इसलिए वापस से वो इसी मोनार्किकल सिस्टम को रिस्टोर करना चाहते हैं और सेक्युलरिज्म से हटकर हिंदुइज्म को एज अ स्टेट रिलीजन बनाना चाहते हैं। और इनफैक्ट ये जो प्रो मोनार्की मूवमेंट चल रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ के भी फोटो बहुत जगह देखे गए, जिसकी वजह से नेपाल के जो लीडर हैं केपी शर्मा ओली, वो और ज्यादा बौखला आउट हो चुके हैं। अब आखिरकार दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि लोग यहां पे इतने परेशान हो गए? तो देखिए हुआ क्या है कि अगर मैं बात करूं पिछले 16 साल से, जब से मोनार्की को खत्म किया गया है और डेमोक्रेसी लाया गया है, तो उस समय से ये प्राइमरली 3 पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे एक्टिव हैं। एक है नेपाली कांग्रेस, जो कि इंडिया के प्रति ठीक ठाक अच्छा पोजीशन रखता है, लेकिन ये जो दोनों मार्क्सिस्ट पार्टी हैं जिनको चाइना ने बनाया है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, ये दोनों हमेशा से इंडिया के प्रति अपने फीलिंग्स को अच्छा नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से इनको पावर की लालच है, ये दोनों कभी अलायंस बना लेते हैं, फिर इनका मन भर जाता है तो ये बैकआउट कर जाते हैं, फिर ये दोनों अलायंस बना लेते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए पिछले 16 साल में एक भी सरकार अपनी 5 साल की टेन्योर पूरी नहीं कर पाई। इनफैक्ट 13 गवर्नमेंट बन चुका है 16 साल में। और इतना ज्यादा डिफेक्शन है, इतना ज्यादा मनी का रोल है नेपाल के पॉलिटिक्स में कि आप इंडिया का जब देखेंगे और नेपाल का देखेंगे तो खुद आपको शर्म आएगा कि नेपाल जैसे कंट्री में इस हद तक पैसे की राजनीति की जाती है। और खासकर जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो यहां पे आप देख सकते हैं केपी शर्मा ओली, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से बिलोंग करते हैं, इनको तो प्राइमरली चाइना ने ही बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, प्राइमरली नेपाली कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को खत्म करने और मोनार्की को खत्म करने में भी मार्क्सिस्ट लोगों का बहुत ज्यादा रोल था। बिकॉज चाइना कभी भी मोनार्की नहीं चाहता था, बिकॉज मोनार्की जो है वो हिंदुइज्म के प्रिंसिपल पे चलाए जाते थे और चाइना खुद अपने कंफ्यूशनिज्म और मार्क्सिज्म को वहां पे प्रमोट करना चाहता था। इसलिए शी जिनपिंग 2019 में चाइना विजिट किए और केपी शर्मा ओली और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था इंडिया से हटकर चाइना के प्रति अपने रिलेशन को बढ़ाना। और वहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ कोऑपरेशन एंश्योरिंग एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी भी साइन हुआ। और रिसेंटली आपको दोस्तों पता है कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट भी स्टार्ट हुआ था। जानबूझकर केपी शर्मा ओली ने इंडिया के साथ इस तरीके का काला पानी को लेके विवाद शुरू किया। और इस साल लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में जब केपी शर्मा ओली चुन के आए थे वापस से एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल,
इंडिया वो विजिट नहीं किए बिकॉज अभी तक हमेशा से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपना पहला विजिट इंडिया करते हैं, ये चलेंगे 4 दिन के चाइना विजिट पे। तो देखिए किस तरीके से जानबूझकर केपी शर्मा ओली इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को खराब कर रहे हैं, और यही वहां के लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो जैसे सेम आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस भी यही कर रहे थे, और ये तब इंडिया के साथ रिलेशन खराब कर रहे थे जब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले एक खबर आई कि कैसे चाइना जो है वो ग्रेट वॉल बना रहा है नेपाल के टेरिटरी के अंदर, और बहुत ज्यादा नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था। बट अगेन आप देख सकते हैं कि केपी शर्मा ओली कंप्लीटली चुप्पी साधी किए एज विथ रिस्पेक्ट टू दिस चाइनाज एग्रेशन इन नेपाल। काफी ज्यादा रिपोर्टिंग हुआ कि चाइना जो है वो नेपाल बॉर्डर को एनक्रोच कर रहा है, बट केपी शर्मा ओली ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ नेपाल की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ी संकट आ चुकी है। इनफैक्ट 2023 में नेपाल की इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी 60 साल के बाद, आफ्टर 6 डिकेड। तो एक तरीके से ये कंप्लीट इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, और चाइना ग्रॉसली इंटरफेयर कर रहा था नेपाल के पॉलिटिक्स में, यही सब चीज लोगों के अंदर बैठ रहा था। लोग इन्हीं चीजों से परेशान हो गए थे। लोगों को लगा कि डेमोक्रेसी से दिमाग ज्यादा अच्छे से चलेगा, लेकिन वही डेमोक्रेसी हाईजैक कर लिया चाइना ने और कुछ स्ट्रॉन्ग लॉबीज ने, मार्क्सिस्ट लोगों ने, जिसकी वजह से आज फाइनली लोग जो हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप यहां पे देखते हुए नजर आ रहा है। ऑल्दो इंडिया ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है कि हमारा कोई भी रोल इस प्रो मोनार्की मूवमेंट पे नहीं है, बट सबको पता है कि वहां पे जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसका रीजन अगर कोई है तो ये मार्क्सिस्ट लोग हैं। बिकॉज ये मार्क्सिस्ट लोग जो है वो जानबूझकर चाइना के माउथपीस बने हुए हैं, चाइना के पपेट बने हुए हैं, और वो नेपाल में एक स्टेबिलिटी लाने को छोड़कर एंटी इंडिया स्टैंड उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो भी ये लोग कर रहे हैं इनका यही फेट होने वाला है। अब देखिए मोहम्मद यूनुस के साथ इवेंचुअली क्या हो रहा है, मालदीव्स के मोहम्मद मुइजू के साथ क्या हुआ, श्रीलंका के साथ क्या हुआ। सो दैट इज वाई इट इज नॉट इन देयर ओन इंटरेस्ट टू हेट इंडिया, रैदर अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे तभी दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन पॉलिटिक्स। सो दोस्तों आपका क्या व्यूज है इस नेपाल के मोनार्की मूवमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।